आएंगे भी लोग यहाँ आगे आएंगे तो आप आए नहीं बड़े, आप एडमिन हो, सारे ही एडमिन कर दो ऐड कोई भी। अब मैम भी ऐड हो गए हैं, मैम ने मेरे को मैसेज किया था कि ऐड करो किसी की कीमत पे। सभी एडमिन है ना, कर दो इनको ऐड। पढ़ के आए हो? अब फिर से चेंज करनी है किस पे? किस कहाँ पे है मैसेज? ठीक है 1 से 3। ठीक, अब कोशिश करना 12:30 से 2:30 आ जाया करना। कौन नहीं आ रहा 1 से 3 में? अच्छा, तो ये हमने तो यही डिसाइड किया था 12:30 से 2:30 बस से, एक्सेप्ट फॉर आपका फ्राइडे वही है। उस दिन भी अगर फ्राइडे 12:30 से 2:30 आना है तो आ जाओ, कोई इशू नहीं है। पढ़ के आए हो? आप आए थे उस दिन क्लास टेस्ट में? बताओ मेरे को फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी 2 बता दो बस, सेकेंडरी छोड़ दो। शाबाश। मेजर ऑफ वैल्यू याद रखना, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। और क्या सेकेंडरी फंक्शन? ठीक है, एवोल्यूशन समझाओ मनी का 6 स्टेप्स में। बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक बता दो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, कमोडिटी मनी। ठीक है, तीसरा पेपर मनी है। मेटेलिक मनी इज एन अपग्रेड ओवर कमोडिटी मनी। हाँ, कमोडिटी मनी का क्या नुकसान था? इट वॉज पेरिशेबल, इसलिए मेटेलिक आया था। हाँ फिर व्हाट इज फिएट मनी? लीगल टेंडर बोलती है गवर्नमेंट जिसको, ठीक है, लीगली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट टू क्लियर ऑल डेट। ये लिखवाया था, डेट क्या है? ये 100 रुपया जो होता है ये गवर्नमेंट के सिर पे आपने उधार दिए हैं, ठीक है। आगे वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो करेंगे हम बाद में। हाँ ठीक है। क्रेडिट कार्ड फिएट मनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक बॉन्ड इशू करे वो फिएट मनी है। ट्रेजरी बिल इशू करे तो ठीक, इस पे लिखा होता है, ठीक है। आगे बैंक मनी, एग्जांपल NEFT होता है। हाँ, NFT टेक्नोलॉजी होती है, नियर फील्ड, ठीक है। NFT अलग चीज़ होती है, NEFT होती है। पढ़ के आए हो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और ये NEFT की फॉर्म क्या होती है? पढ़ के आए हो? RTGS क्या होती है? अभी करेंगे हम ये पूरा, पर अगर किसी को पता हो, फॉर एग्जांपल अगर अंबानी ने डील करना हो ना, बैंक में 2 तरह की पेमेंट चलती हैं बड़ी, ठीक है, एक इस स्केल पे, एक इस स्केल पे। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का नाम ही है ना ग्रॉस, तो अगर अंबानी क्या कैसे डील करेगा बैंक के साथ? 1000 करोड़ इधर से उधर, 2000 करोड़, है ना, ये सब RTGS से होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से, ठीक है। न्यूज़ क्या है? पिछले 2-3 महीने पहले बोथ ऑफ दी सर्विसेज हैव बीन मेड 24/7, बस यही न्यूज़ है, यही आएगी। मतलब
एतवार को रात को 11:30 बजे भी आप ये करवा सकते हो ऑनलाइन। पहले क्या होता था, ये मंडे टू फ्राइडे 10 से 5, ठीक है। UPI 24/7 होता है, ठीक है, होता है 24/7। तो ऐसे ऑप्शन आते हैं पेपर में। इस साल की बड़ी न्यूज़ के इकोनॉमिक्स की, और इसके हिसाब से अगर देखें 3-4 महीने पहले इस चीज़ को, अब ऑनलाइन खाते हैं ना सारे, अब यू कैन इवन ट्रांसफ़र, अगर आपके पास पैसे हैं 2000 करोड़ रुपए कभी भी। ये बड़ी से पेमेंट्स के लिए होता है, नाम में ही है ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस क्या होता है, बल्क में, ठीक है। और इसमें इसकी मैं बोल रहा हूँ, देखते हैं इसमें छोटी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, देखेंगे अभी बैंक में आएगा, ये बैंकिंग चैप्टर है ना जो, उसमें आएगा ये डिटेल में, ठीक है। करें फिर, ठीक है, लिखना। अब ऐसे थोड़े बुलेट पॉइंट्स हैं, फिर हम आएंगे कंसेप्ट पे। लिखना, आउट ऑफ ऑल एसेट्स, आउट ऑफ ऑल एसेट्स। एक मिनट होल्ड, एक मिनट रुक जाओ, पहले 2-3 चीज़ें मैं पूछ लेता हूँ। आप बताओ, लिक्विडिटी से आप क्या समझते हो? एग्जाम्पल दो कि इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, फिर मेरे को समझ आएगा। जैसे कि सर जो नोट्स है ना उनकी लिक्विडिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। बिल्कुल सही है, गोल्ड, और गोल्ड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई आपके पास फ्लैट पड़ा हो, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाना, सिटी में आपके पास ज़मीन होगी और गांव में ज़मीन होगी, लिक्विड कौन सी ज़्यादा लिक्विड है? सिटी वाली। तो ये सब समझ जाओगे ना, हाउ इजीली दैट थिंक दैट एसेट कैन बी कन्वर्टेड, मतलब वो फ्लो में आ सकता है, बस ये कंसेप्ट है। अगर ये, तो ये कंसेप्ट एसेट्स में भी चलेगा और ट्रेजरी बॉन्ड बिल वगैरह में भी चलेगा। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं, कोई बॉन्ड होती है जो 10 साल पे मैच्योर होती है, कोई बॉन्ड होती है 15 साल पे मैच्योर होती है। और किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है? 10 साल। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया और एक म्यूचुअल फंड में लगाया, किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है? शेयर मार्केट वाला तुरंत निकाल सकते हो, म्यूचुअल फंड वाला मैच्योर होगा, ठीक है। कंसेप्ट याद रखो, व्हाट इज लिक्विडिटी, कितनी जल्दी आप चेंज हैंड्स कर सकते हो। बात समझ आ रही है? वेलोसिटी क्या होती है मनी? वेलोसिटी मींस कि जो मनी जो है वो कितने हैंड्स चेंज कर रही है, कितनी पीरियड ऑफ मतलब कितनी जल्दी, ठीक है, हाँ। 10 रुपये की वेलोसिटी ज़्यादा होगी 1000 रुपये की, 10 रुपये की ठीक है। गरीब देशों में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अमीर देशों में? गरीब देशों में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे अगर एक तो चलो जो मैंने रीज़न दिए, पर आपको फील आ रही है कि क्यों गरीब में ज़्यादा होगी? क्योंकि गरीब में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन बड़ी जल्दी हो रही होती है ना, हर स्पेशलाइजेशन नहीं होती लेबर की, ठीक है, इसलिए बड़ी जल्दी वो होती है, ठीक है। हेडिंग लिखते चलो, लिखना, आउट ऑफ ऑल एसेट्स, आउट ऑफ ऑल एसेट्स, आउट ऑफ ऑल एसेट्स, out of all assets, money is the most liquid one. Money is the most liquid asset, is the most liquid asset. ठीक है, it is because it is because it is because it can be exchanged for anything, it can be exchanged for anything. नेक्स्ट लिखना, मोटिव्स ऑफ मनी, मोटिव्स ऑफ मनी, मोटिव्स, मोटिव्स ऑफ, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मोटिव्स ऑफ मनी, ठीक है, मोटिव्स ऑफ मनी। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव। जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं फोकस करूँगा, इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो, ट्रांजैक्शन मोटिव लिखो। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट money is primarily used, money is primarily used for the motive of carrying out transactions,
फॉर द मोटिव क्या होता है, पर्पस, फॉर द मोटिव ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजेक्शंस, फॉर द मोटिव ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजेक्शंस। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगला लिखो, प्रीकॉशनरी मोटिव। प्रीकॉशनरी, बेसिकली मोटिव ना, मोटिव और फंक्शन से एक जैसी चीज़ है, ठीक है। ये मेरे को वर्ड सिखाने थे, क्योंकि जो फंक्शंस ऑफ मनी है ना, वहाँ पे वही वर्ड्स आते हैं पेपर जो मैंने लिखवाने को मैं ये भी वहाँ लिखवा देता, ठीक है। प्रीकॉशनरी मोटिव लिखो, ठीक है, पेपर में आएगा प्रीकॉशनरी मोटिव ऑफ मनी मीन्स, खुद सोचो प्रीकॉशन क्या होता है, बचाव। प्रीकॉशनरी मोटिव क्या होगा, यू हैव टू स्टोर इतना कि कल को मेडिकल इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी में आ जाए, ठीक है। जो वहाँ पे क्या होता था, इसका नाम डेफर्ड पेमेंट्स वाला, एक ही चीज़ें हैं वो, बस यहाँ पे मोटिव्स के नाम पे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड, मनी कैन बी यूज्ड money can be used in case of emergency, in cases of emergency, cases of emergency, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या होती है, तुक्का लगाना, मतलब ऐसे जुआ टाइप, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। लिखना, पता है ना स्पेकुलेशन का मतलब, स्पेकुलेट करना, ठीक है। लिखना, इट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड, money can be used, money can be used for taking, money can be used for taking risky bets, risky bets, for taking risky bets, risky bets, comma, risky investments, risky investments, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आ जाओ, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, मनी कैन बी यूज फॉर टेकिंग रिस्की बेट्स एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मोटिव और फंक्शन एक ही चीज़ है। पेपर में अगर वो मैंने अलग इसलिए लिखवाया क्योंकि वही लैंग्वेज वही आती है पेपर में, ठीक है। वरना मोटिव, जो मोटिव ही तो फंक्शन होता है, ठीक है। अगर स्टैंड अलोन ये आ जाए कि प्रीकॉशनरी मोटिव से आप क्या समझते हो, तो आपने क्या लिखना है, प्रीकॉशनरी मोटिव मतलब एमरजेंसी यूज़, स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब ताकि बाद में जाकर कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, ठीक है। वो ऐसे, पता है कैसा क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि राम इज़ ए फार्मर, ठीक है, राम वर्कड फॉर 6 months, ठीक है, पैसे उसने जमा करे, ही नाउ इन्वेस्टेड दिस मनी इन बाइंग, कुछ भी मतलब एक इन बिल्डिंग ए गोडाउन सच दैट उसकी सीड्स प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। बाई डूइंग दिस ही इज़ फुलफिलिंग, ऑप्शन आ जाएंगे प्रीकॉशनरी, तो अब प्रीकॉशनरी भी तो कर रहा है वो इससे, बात समझ आ रही है, और स्पेकुलेटिव भी कर रहा है, ये सब आपने कंसेप्ट वो याद रखने हैं चीज़ें, बात समझ आ रही है। आगे लिखो, हेडिंग डालो, करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझना। करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो, लिखना करेंसी डिपॉजिट रेशो ब्रैकेट में CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशो ब्रैकेट में CDR, is simply the ratio, is simply the ratio, is simply the ratio, is simply the ratio, ठीक है। देखो मैं पूरी लाइन नहीं लिखवा रहा आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि होती क्या है, ध्यान से देखना। पूरे देश में मान लो इस टाइम 1000 करोड़ रुपया घूम रहा है, ठीक है, एज्यूम कर लो 1000 करोड़ का कुछ हिस्सा लोगों के हाथ में होगा। हर बंदे का क्या सीन है, हर बंदे के पास ऐसा है ना कि कुछ वो कैश रखता है अपने पास, ठीक है, और कुछ खाते में पड़ा है। यूजुअली क्या होता है, कैश कितना ही रखता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 2 लाख रुपया, तो वो कैश कितना रखे, 10,000 20,000। तो भाई CDR जो होती है ना, सीधी सी बात रखना, क्या मतलब है इसका, कैश डिपॉजिट रेशो, ठीक है। इसका मतलब होता है करेंसी इन हैंड, बस ऐसे ही लिखना आप, करेंसी इन हैंड अपॉन कैश इन बैंक, कुछ भी करेंसी इन बैंक, हैंड अपॉन बैंक से मैं याद रखता था। हैंड अपॉन बैंक क्या होता है, हैंड पहले लिख लो, याद कैसे रखना, हैंड बाई बैंक, ठीक है।
हाथ में कितना है लोगों के अपॉन बैंक में कितना है। तो इससे क्या चीज़ पता चलेगी, पहले समझ लो क्या चीज़ पता चलेगी। मान लो हैंड में बड़ा ज़्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस देश में लिक्विडिटी बड़ी ज़्यादा है। मान लो 2 सिनारियोज लो, ठीक है, 2 सिनारियोज लो, ठीक है। एक ये कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए में बैंक की तिजोरियों में कुछ नहीं पड़ा है, जितना पैसा है वो सारे का सारा बाजार में घूम रहा है। कंट्री बी में बैंक की तिजोरियाँ भरी हुई हैं, बाहर एक सिर्फ 100-200 के 4-5 नोट घूम रहे हैं। तो लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ। तो आपको इस रेशो से, CDR से लिक्विडिटी का आइडिया लग गया, बात समझ आ रही है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशो का लिक्विडिटी के साथ रिलेशन 2-3 बार आया हुआ पेपर में। प्लीज़ याद रखो, करेंसी डिपॉजिट रेशो किसकी क्या बताती है हमें। करेंसी डिपॉजिट रेशो हमें बताती है कि जनता ने अपने हाथ में कितना पैसा रखा है। ऐसा ही है ना हर बंदे के साथ, कुछ हाथ में रखता है, कुछ खाते में रखता है। अगर सारी जनता सपोज ऐसे कर ले कि सब सिर्फ अपने खाते का 1% पैसा हाथ में रखे, तो लिक्विडिटी कम हो गई। और सारी जनता ऐसा कर ले, पूरा अपना बैंक खाली करके बाजार में लगा दे पैसा, तो लिक्विडिटी बढ़ गई। बात समझ आ रही है। और ऐसे ही RBI भी करता है। RBI जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो बैंक में रखना कम पड़ जाता है, मतलब कम हो जाता है ना फ़ायदेमंद, लोग बाहर निकाल के पैसा लगा देते हैं, जिसको कहते हैं बूमिंग इकॉनमी। अब आप समझोगे इससे इस तक कंसेप्ट, बात समझ आ रही है कैसे RBI कंट्रोल कर रहा है। आप लिक्विडिटी क्या होती है कि आपने अंदर रखा, लिक्विड है ना यार, अगर अंदर रख दोगे तो उसको सॉलिड बन गया, खाते में तिजोरी में रख दोगे। बात समझ आ रही है। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि कितना घूम रहा है पैसा, और वो दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाई RBI। अभी हम आज ही करेंगे ये कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर RBI ने मान लो बैंक के इंटरेस्ट रेट कर दिया 0%, होता नहीं है पर कर दिया 0, तो आपका बैंक में रखना फालतू हो गया ना पैसा, आप बाहर निकाल के लगा दोगे बाजार में, तो आपने लिक्विडिटी कर दी। तो कैसे बैंक लिक्विडिटी कर रहा है, इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये सब चीज़ें रिलेट होना स्टार्ट होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी की क्या पॉलिसी रखी जाए जिससे लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाए। बात पहले एक एक करके चलो लिखो। कैश नहीं था यार, करेंसी डिपॉजिट रेशो, यही लिखा है ना। करेंसी डिपॉजिट रेशो इज सिंपली द रेशो ऑफ मनी, सिंपली द रेशो ऑफ मनी held by the public, held by the public, held by the public in currency, in currency ब्रैकेट में हैंड, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, इन करेंसी ब्रैकेट में लिखना हैंड, इन करेंसी ब्रैकेट में हैंड, करेंसी ब्रैकेट में हैंड, टू द मनी दे हैव इन बैंक डिपॉजिट, टू द मनी दे हैव इन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, ये प्लीज़ देखो ऐसे ना डायग्राम की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे लिखना। मैंने आपको क्या बताया, एक कंट्री 1, बात समझ आ गई ना सारी। कंट्री 1 में क्या है और कंट्री 2 में क्या है। कंट्री 1 में क्या है, बैंक वॉल्ट्स जो हैं ये कैश से भरे हुए हैं और बाहर 100 रुपये का नोट है। और कंट्री 2 में क्या है, बैंक वॉल्ट्स खाली हैं और बाहर पैसा ही पैसा है, तो लिक्विडिटी यहाँ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लिखना CDR कैन बी यूज्ड एज ए मेजर फॉर, CDR कैन बी यूज्ड एज ए मेजर फॉर गेजिंग। गेजिंग क्या होता है, मेजरिंग, समझते हो, गेजिंग, फॉर गेजिंग द लिक्विडिटी इन ए कंट्री, फॉर गेजिंग द लिक्विडिटी इन ए कंट्री। गेजिंग मेजरिंग होता है, एक ही बात है। फॉर मेजरिंग द लिक्विडिटी इन ए कंट्री, GAUGING, फॉर गेजिंग या मेजरिंग द लिक्विडिटी इन ए कंट्री। क्या, लिक्विडिटी ज़्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए, मीन सारी गेम बैलेंस की होती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना, इतना पैसा हो जाए, तो फिर क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। जर्मनी में लिक्विडिटी बड़ी ज़्यादा हो गई थी, एक ब्रेड खरीदने के लिए, पढ़ी है वर्ल्ड वार की स्टोरी, एक ब्रेड खरीदने के लिए पूरा बुल्लक कार्ट भर के पैसों का लेके जाना पड़ता था। और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, फिर क्रिएशन नहीं हो पाती। अगर सारी जनता ही पैसा बैंक में रख दे तो घर कैसे बनेंगे, नई दुकानें कैसे लगेंगी। तो बैलेंस रहना चाहिए, और इसी चीज़ का नाम होता है मॉनेटरी। जो RBI इसी के लिए बैठा है कि वो क्या वैल्यू रखी जाए इंटरेस्ट रेट की, कि लोग खाते में पैसे भी नहीं रख दें और ऐसा भी नहीं हो जाए कि सारे निकाल के ले जाएं। क्या, वो तो बिल्कुल पागलपन है। वो सोने के साथ यही तो होता है इंडिया में। इंडिया में जितना सोना है ना, उतना इंडिया की GDP फ्लोरिश हो जाए, बहुत बढ़ जाए। लोग वो सोना यूज़ नहीं होता, हर घर में सोना है, हर शादी में सोना एक्सचेंज होता है, तो लेकिन वो सोने का मन घुस नहीं पा रहा है इकॉनमी में। इसलिए तो करंट अफेयर अगर आप पढ़ के, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई है नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए हैं ना इस साल के, वो इसलिए तो करते हैं गवर्नमेंट कि वो सोना मार्केट में लाओ जल्दी। घर रखे हुए पैसा इज़ यूजलेस,
बैंक में रखोगे तो बैंक आगे लोन तो देगा, घर वाला तो लोन भी नहीं जा रहा। इसीलिए तो जो आइडियल देश हो ना, उधर तो हर 2-2 साल में डिमोनेटाइजेशन करनी चाहिए, वो तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, आदत पड़ जाती है लोगों को। आपके भी घरों में हो, जब हमारे घर में हुआ था तो मेरी दादी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से 1.5 लाख रुपया निकाला था, कहीं से जोड़ लिया था। सबके घरों में हुई है, यही कहानी हुई है। तो वो सपोज़ किसी को उस पर दिया हो आगे, तो कोई एसेट क्रिएट करता है ना कोई, वो तो वेस्ट था। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे लिखो। ट्रू फॉल्स आया वो यूपीएससी में, आप ट्रू या फॉल्स बताना लिखना। करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो, डिपॉजिट रेशो डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ट्रू है या फॉल्स? सोच के बताना। करेंसी डिपॉजिट रेशो डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन, फेस्टिव, फेस्टिव क्या होता है? त्योहारों वाला। सोचो। सोचो प्लीज सारे। फॉल्स। क्यों? त्योहारों में हाथ में पैसा ज़्यादा आता है तो वो इंक्रीज होगा, तो ये फॉल्स है, लिख दो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको घुमा फिरा के, ठीक है। अगर कोई बूमिंग इकॉनमी है, बूमिंग क्या होती है? ग्रोथ वाली। बूमिंग होती है ग्रोथ वाली, तो सारा पैसा लग रहा है मार्केट में, सारा पैसा मार्केट में लग रहा है, उस केस में करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या होगी? ज़्यादा। अगर कोई रिसेशन वाली इकॉनमी है तो लोग क्या करेंगे? कोई नहीं लगाता, कोई उधार पे नहीं देता, सारा पैसा कहाँ जाएगा? खातों में। तो क्या होगी करेंसी डिपॉजिट रेशो? कम। बात समझ आ रही है यार? एक तो होगी डेफिनेशन, प्लीज़ ऐसे लिख लो ताकि यही चीज़ आपको स्ट्राइक करे। करेंसी डिपॉजिट रेशो इज़ हैंड बाई बैंक, हैंड बाई वॉल्ट, कुछ भी लिख लो, ये कीवर्ड याद रखने हैं बस। हाथ में कितना है अपॉन वॉल्ट क्या होता है? बैंक की तिजोरी, तिजोरी में कितना है, बस। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट एक और लाइन लिख लो। करेंसी डिपॉजिट रेशो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, करेंसी डिपॉजिट रेशो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन the behavior of the people, the behavior of the people। समझ गए ना? पीपल टू पीपल चीज़ है ना, हर एक तो सेम नहीं रखेगा। बात समझ आ रही है? बिहेवियर ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल खुद सोचो, यहाँ हमारे स्टेट में सरकारी नौकरी की ज़्यादा क्रेज़ है और करते हैं सारे सरकारी नौकरी वाले लोग ना रिस्क अवर्स होते हैं। अवर्स मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कभी भी उतनी लिक्विडिटी नहीं ला पाएंगे। बात समझ आ रही है? अपना पैसा बैंक में रखेंगे। गुजरात चले जाओ, वहाँ अगर 5 लाख होगा ना बैंक में, 10 लाख कहीं से उठा के बाज़ार में लगा देंगे। बात समझ आ रही है? तो बिहेवियर ऑफ पीपल पे डिपेंड कर रही है। तो ये सब स्टेटमेंट CDR सीधे आ गई तो वेल एंड गुड, लेकिन स्टेटमेंट आएगी तो तब क्या काम आएगा कि आपको कंसेप्ट आता था या नहीं। बात समझ आ रही है? करेंसी डिपॉजिट रेशो कुछ नहीं है, बैंक हाथ में कितना, अकाउंट खातों में उसमें कितना, तिजोरी में कितना। ठीक है, आगे लिखो, हेडिंग डालो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। रिजर्व, ये कुछ भी बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशो देखते हैं। आप 12:30 आ जाया करो, 12:40 रिजर्व। ठीक है, 12:40 और 1 में फ़र्क तो नहीं है? कोई नहीं, अभी कुछ नहीं नुकसान हुआ। रिजर्व डिपॉजिट रेशो में कुछ नहीं पीछे का समझ, वो रिलेशन है। रिजर्व अभी से समझो, रिजर्व। चलो लिखो जल्दी, हेडिंग डालो, एक टॉपिक छूटा है वो हो जाएगा आपका। लिखो रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, बैंक होता है, ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। बैंक का काम क्या होता है? बैंक क्या होता है? इंटरमीडियरी, ठीक है। बैंक का काम क्या होता है? यहाँ पे जनता है पूरी, ठीक है, पूरी जनता ने अपना पैसा बैंक में दिया, ठीक है। बैंक का काम क्या है? इसके पास पैसा आ गया, प्लीज़ समझो इधर, इसके पास पैसा आ गया, बैंक का काम है ये पैसा आ गया फैक्ट्री वैक्ट्री को दे दिया,
इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ये जो पैसा ये देता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से समझना, ये दो चीज़ होती है, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। ये बताओ जो पैसा जनता ने बैंक में स्टोर किया, ये बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। बात समझ आती है? लायबिलिटी है ना। क्यों क्यों नहीं आ रही तो बता दो। क्योंकि बैंक अब इसको देने बाउंड है देने के। कोई भी चीज़ जब आपके सिर पे बंध जाए दैट इज़ योर लायबिलिटी। बोलते हैं ना कि ये मेरी लायबिलिटी बन गई है, तो ये है लायबिलिटी, ठीक है। और ये क्या होता है जो आगे दिया, एसेट, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट अर्न करेगा। या फिर सीधी सी भाषा में समझ लो, देखो इस चीज़ पे बैंक इंटरेस्ट पे करेगा, है ना, इसको फ़ायदा पहुंचाएगा ना, और इससे फ़ायदा लेगा। तो ये जिससे फ़ायदा लो वो एसेट है, जिसको फ़ायदा देना पड़े वो लायबिलिटी है, ठीक। अब आगे समझते हैं। अब होता क्या है, सपोज इधर से आया, इस पूरे बैंक को 1000 करोड़ रुपया जमा कराया किसी ने, ठीक है। अब ये बैंक कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आगे 1000 का 1000 करोड़ दे दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनमें से अगर ऐसा हो जाए तो किसी दिन ये पहुंच गया कि मालिक मेरा 2 करोड़ मेरे को चाहिए वापस, तो अब तो कहाँ से देगा बैंक, ठीक है। बात समझ आ रही? होता है ना, ऐसा हो सकता है। तो बैंक अगर इधर से इतना आ रहा है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन एक्स ही फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो जो बच गया हिस्सा उसको कहते हैं रिजर्व। प्लीज़ समझो इस कंसेप्ट को, रिजर्व। तो बैंक कैन नॉट मतलब एक्सटेंड पूरी की पूरी लायबिलिटी एज एन एसेट, इट हैज़ टू कीप समथिंग, ताकि वो प्रीकॉशनरी या एमरजेंसी पर्पज़ के लिए, समझ लो। मान लो इसने 1000 करोड़ इसमें जमा हुआ और इसने 1000 का 1000 करोड़ उधार चढ़ा दिया, तो कल को ये अपना पैसा मांगने आ गया तो बैंक कहाँ से देगा? बात समझ आ रही है? तो कुछ हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कुछ हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स। पहला, कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा बैंक को हमेशा। हर बैंक में कुछ ना कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में होना, ऐसा कोई बैंक नहीं है जो बिना कैश के चल रहा हो। तो इस सपोज करो एग्जांपल, रूल्स होते हैं इसके, कुछ हिस्सा इसको कहते हैं रिजर्व रेशो, जो मैंने हेडिंग लिया रिजर्व रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। तो इसका बैंक को पहली चीज़ ये समझ आ गई कि बैंक हैज़ टू कीप समथिंग एज रिजर्व, ताकि इमरजेंसी पर्पज मीट हो। अब इसके दो हिस्से हैं, उस रिजर्व का कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में रहना चाहिए और कुछ हिस्सा नॉन कैश की फॉर्म में, ठीक है। नॉन कैश क्या होता है? कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में रहना चाहिए और कुछ हिस्सा नॉन कैश की फॉर्म में, ठीक है। नॉन कैश, कैश की फॉर्म में जो रहना चाहिए उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, CRR। बात समझ आ रही है? मैं सब लिखवाऊंगा। और जो हिस्सा नॉन कैश की फॉर्म में रहना चाहिए उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। प्लीज़ इस पूरी चीज़ को समझो। देखो बैंक होता है बैंक, ठीक है, उसकी एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। ये तो कॉमन सेंस आपकी काम करती है ना कि वो बराबर नहीं हो सकते, वरना इमरजेंसी में और यही होता ही है। PMC बैंक नहीं था पंजाब एंड महाराष्ट्र का, जो भी बैंक कोलैप्स करता है ना वो ऐसे ही होता है। आप गए उससे पैसा मांगने, ठीक है, लोगों को ये लग गया कि इनका सभी पैसा देने को नहीं है, ठीक है, और लोगों को ये भी लग जाता है कि अब इनका पैसा वापस भी नहीं आना। देखो जो वो IL&FS क्राइसिस हुआ था, बड़े क्राइसिस होते हैं बैंक में, तो क्यों बैंक कोलैप्स कर जाता है? कोई पैसा लेने जाता है, बैंक वाले कहते हैं अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना आगे फॉरवर्ड कर दिया था। दूसरी बात, फॉरवर्ड करने में कोई नुकसान नहीं है, यहाँ से वापस आने का भी चांस नहीं होता। इसीलिए इन्होंने नॉर्म्स डाले हैं कि आप पूरा तो फॉरवर्ड ही नहीं करोगे, और फिर ऊपर से अलग नॉर्म्स और डालें कि सही सही जगह फॉरवर्ड करोगे। बात समझ आ रही है? तो यू कैन नॉट फॉरवर्ड पूरा, तो देयर हैज़ टू बी सम रिजर्व, एंड दैट रिजर्व के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक, यू हैव टू कीप सम रिजर्व इन कैश, ठीक है, डेली भी तो कोई पेंशन लेने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है, तो वो कैश, एंड सम अदर रिजर्व इन, ये ताकि इसको भी कैश में कन्वर्ट किया जा सके। पर पूरा 20 का 20% एग्जाम्पल है, ये 20 नहीं 16-17 होता है टोटल, तो ये पूरे का पूरा आप कैश में नहीं रख सकते। क्लियर होगी बात? वो ऐसे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सपोज आप छन्नी हिम्मत की ब्रांच ले लो, सपोज मेरे रिलेटिव एक काम करते हैं, ये छन्नी हिम्मत की ब्रांच कम से कम 900,000 करोड़ का डीलिंग कर रही है, उसका 20% रखो। अगर रिजर्व में बात करें तो 200 करोड़ आ गया, ठीक है, 200 करोड़ कैश रखेंगे इस ब्रांच में, बम फटेगा यहाँ पे और ले जाएगा वही। 200 करोड़ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, इसलिए सारा कैश में रख सकते। तो आप क्या करोगे, 3-4% का कैश रख लोगे, 3-4 करोड़, ठीक है, बात समझ आ रही है। और उसके बाद बाकी सारे पेपर्स रख लोगे, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब। रिस्क, ये भी तो हर चीज़ का बैलेंस करना है ना, ठीक है।
ये मिनिमम है, अगर कोई रख सकता है सेफ्टी के साथ तो रखो भाई पूरा करोड़। बात समझ आ रही है? ठीक है, पहले बनाओ सिर्फ ये डायग्राम, सिर्फ ये एसेट और लायबिलिटी, सिर्फ इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में सीधे क्वेश्चन आया था, इफ़ यू गो टू ए बैंक टू फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट, तो आप बैंक पे लायबिलिटी बन रहे हो, एसेट बन रहे हो, एक एक चीज़ समझते चलो। ठीक है, सर ये लाइब्रेरी वो कॉम्बिनेशन होती है बैंकों की, उसमें ऐसा रखने हैं? दो मिनिमम रखना है, दोनों दोनों रखने हैं। पहले सिर्फ ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखवाऊंगा, और प्लीज़ समझ, डाउट है कोई, डाउट है प्लीज़ समझते चलो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, बाय गॉड इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अखबार में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर आते हैं, मज़ा आ जाएगा अखबार पढ़ने में, पढ़ लो इसको अच्छे से। करेंसी वो करवा दूंगा मैं, आपका समझा दूंगा उसको, आप यहाँ से कंसंट्रेट करो ना, उसका कोई वो नहीं है, मैं भी समझाता हूँ थोड़ी सी देर में। सर अगर कोई अपने घर पे भी पैसा रखता है और बाहर भी अच्छे खासे मतलब कुछ यूज़ करता है वैसे, तो वो भी ठीक रहेगी? कर रहे हो ना आप, ये कर रहे हो ना, ये यही करते हो ना आप, ऐसे ही कुछ मतलब क्या समझा नहीं, घर पे भी रखा आपने ब्लैक मनी, कोई होता है बैंक में डालता है तो वो बैंक में नहीं डाली। घर पे रखे तो फिर वो टैक्स भी नहीं देगा उस पर, फिर एक दिन पुलिस आएगी उठाने, और क्या, पैन कार्ड बना होगा ना, अगर इफ़ यू आर अर्निंग, कुछ भी अर्न कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है ना अपना, फिर उसके बाद रिफंड जो भी होगा। ये तो पैरेलल ब्लैक वो हो गया ना, फिर अगर आपने बताया ही नहीं कि इसका क्या नुकसान है, क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे, पर सड़क आप सरकार की एक्सप्रेसवे पे यूज़ करोगे, सरकार के एक्सप्रेसवे, सरकार आपको पकड़ेगी नहीं। क्या मेरे को समझ ही नहीं आया, बोलो। अगर कोई अपने घर पे जैसे बैंक में ही स्टोर करता है हाँ, घर पे से वो नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे कर सकते हो आप घर पे स्टोर, अगर आप घर पे स्टोर कर रहे हो तो फिर आपकी वो पैसा पता नहीं चला सरकार को, ये बताते हो फ़ोन करके मोदी को, नहीं, कहने का मतलब वो टैक्स भी पे करते हैं और घर पे रखते ऐसा हैं। कैसे हो सकता है, टैक्स भी पे करते हैं घर पे रखते हैं, मतलब डिपॉजिट करवाया ना, अकाउंट में आ गया, वहाँ टैक्स कट गया, जितने सारे पूरा पैसे पूरे का पूरा घर पे कैसे रख सकते हो? अच्छा ये कि बैंक को तो पता है ना, हाँ तो फिर रखो, चोरी नहीं होती। अच्छा ये बैंक खाता खुलाया हुआ है, लेकिन आप सोचते हो कि आपका घर ज़्यादा सेफ है बैंक से, सही है। कहाँ है घर आपका? लोहे का बना हुआ है, बैंक ज़्यादा सेफ होता है भाई, उसकी साइरन वायरन सब होते हैं, उधर रखो चुपचाप, तो मैं ही आ जाऊँगा धक्का डालने का। ठीक है, लिखो, लिखना जनरली, जनरली जनरली there is a between the volume of, between समझते चलना साथ साथ, between the volume of liability of bank, between the volume of, volume मतलब value, between the volume of liability of bank and the asset of bank, the asset of bank, asset of bank, of bank. Next, this mismatch is generally kept as reserve in a bank as two separate entities, combinedly known as reserve deposit ratio, combinedly
नोन एज रिजर्व डिपॉजिट रेशो। हाँ, वही दो टर्म्स मैं भी लिखवाऊंगा, कंबाइनली नोन एज रिजर्व डिपॉजिट रेशो। नीचे लिखो रिजर्व डिपॉजिट रेशो को ब्रैकेट में आरडीआर लिखना। आरडीआर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आरडीआर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आरडीआर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। फर्स्ट लिखो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। लिखना इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स that the banks should, या should नहीं, must, that the banks must keep in cash, keep in cash। अब इसमें ना बड़ी चीज़ें हैं, तो बैंक ने तो रखना है कैश में ये, ठीक है, 4%। देखते हैं वो बदलता रहता है सीआरआर। ये होता है कभी कभी ब्रांच में रखा जाता है, कभी कभी आरबीआई के पास। फॉर एग्जांपल जम्मू का सारा जो सीआरआर होगा चन्नी अहमद की ब्रांच का, या यहाँ कोई बैंक होगा, यहाँ तो कभी कभी अपने पास रखते हैं, कभी कभी आरबीआई के पास। जनरली आरबीआई के पास होगा सारा, जो आरबीआई क्या आता है ना, रेलवे हेडक्वार्टर के पास बिल्डिंग। तो लिखना ब्रैकेट में जनरली केप्ट विद आरबीआई, जनरली केप्ट विद आरबीआई। तो बैंक क्या बोलेगा कि ये मैंने 4% रखा हुआ है, पर ये आरबीआई के दफ्तर में रखा हुआ है, ठीक है, जनरली केप्ट विद आरबीआई। आगे लिखो नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी क्या होता है, सुना है स्टैट्यूटरी बॉडीज सुनिए, जो स्टैट्यूट से बनती हैं, कानून। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लिखना इट इज द रेशो ऑफ डिपॉजिट्स, इट इज द रेशो ऑफ डिपॉजिट्स, ratio of deposits that the bank must keep in the form of स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। कुछ भी नहीं कर सकते, वो स्पेसिफाई करता है आरबीआई कि भाई ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स, स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। बात समझ आ रही है, ठीक है। दैट द बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, लिखना बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बात समझ आ गई, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सुनिए ना ये सब टर्म्स, ट्रेजरी बिल्स, नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे लिखो लिखना, अब ये दो हो गए, लिखना फिर से आरडीआर। आरडीआर क्या था, पूरा दोनों को मिला के जो कहते हैं, लिखना आरडीआर, आरडीआर is used to maintain a safe cushion, a safe cushion, cushion होता है ना सेफ इमरजेंसी, सेफ कुशन, कुशन क्या होता है, पिल्लो, सेफ कुशन in case the account holders ask for their deposits in case of emergency, ask for their deposits in an emergency। ठीक है, तो अभी हमने दो टर्म सीखी हैं, ठीक है। आरडीआर, जो आरडीआर वर्ड है ना, ये पेपर में कभी नहीं आएगा। पेपर में आपके पास क्या वर्ड आएंगे, करेंसी डिपॉजिट रेशो, दूसरा क्या आएगा,
CRR, तीसरा SLR। RDR वर्ड आप कंट्रोल F कर लेना, कभी नहीं आए पेपर में, ठीक है, पर दोनों को मिला के कभी आ जाए। RDR क्या होता है, रिजल्ट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, दोनों को मिला के। बात समझ आ रही है? तो अभी तक हमने तीन टर्म्स देख ली, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये हो क्या रहा है बेसिकली, बैंक में गए आप, बैंक में पैसा जमा हुआ, ठीक है, तो ये जो SLR है और ये CRR है, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि बैंक कहीं कुछ मतलब ओवरशूट ना कर जाए, कंट्रोल करना है ना। इसके अलावा अब और चीज़ें भी हैं जो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। लिखना नेक्स्ट लाइन में, अपार्ट फ्रॉम SLR एंड CRR, हाँ, apart from SLR and CRR, comma, several other instruments are also used to regulate the banks. One such instrument is bank rate, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या होता है। ये था लेट से बैंक, 1000 करोड़ आया, ठीक है, 800 करोड़ गया, ठीक है, सॉरी 800 करोड़ गया, 200 करोड़ का बच गया। 200 करोड़ क्या था बेसिकली, CRR और SLR। तो अब अचानक से क्या हो गया कि मांग 200 करोड़ इज डिसेंट, ठीक है। अब अचानक से क्या हो गया, मांगने वाले कितने आ गए, 400 करोड़, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है बैंक रेट, ठीक है। RBI ये बोलता है कि यार हमने आपको बोला था इतना बचा के रखना, आपने रखा भी, अब ये आपकी गलती नहीं है कि ज़्यादा लोग आ गए, तो अब एक काम करो, हमसे पैसा ले लो, पर इस हम देंगे इंटरेस्ट पे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसा देखो, अगर तो उसने इतना ही नहीं रखा होगा ना, 20 करोड़ है ना, 200 करोड़, तो RBI उस पर पेनल्टी लगाएगा, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। बात समझ आ रही है, पर उसकी बैंक की गलती नहीं है ना, क्योंकि उसने इमरजेंसी के लिए रखा था, जैसे इमरजेंसी के लिए थोड़ा ही रखते हैं, उसने रखा था, अब वो उसकी गलती नहीं कि 400 करोड़ आ गए, ठीक है। जैसे हो जाता है, बड़ी बार होता है कि लोगों में, फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों अफवाह चली थी जम्मू कश्मीर बैंक हो जाने वाले, तो सारे लोग बोलते थे पैसा निकाल लो इसमें से, बात तो सारे पहुंच जाते थे एक साथ। तो वैसी चीज़ होती है कि जब सब आ जाएं तो RBI कहता है इसमें आपकी गलती नहीं है, आप एक काम करो मेरे से उधारी पे ले लो पैसा, उसको कहते हैं बैंक रेट। बात समझ आई, कहाँ तक लिखा है, बैंक रेट लिखना आगे। बैंक रेट is used to borrow money, is used के बाद लिखो by the banks, is used by the banks to borrow money from RBI in case the emergency demand is not met by CRR and SLR। बात समझ आती आ रही है। अगर SLR और CRR इमरजेंसी डिमांड नहीं मीट कर पाए तो RBI का बोलेगा आपकी गलती नहीं है, मेरे से उधारी पे ले लो, ठीक है। अब अगली लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, इन केस द इमरजेंसी डिमांड इज नॉट मेट बाई CRR एंड SLR। क्लियर है, पक्का। कॉमन सेंस से बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ए हाई बैंक रेट विल एनकरेज द बैंक्स टू मेंटेन हाई रिजर्व या लो रिजर्व। सोच के बताना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लो, इधर बात नहीं करो आपस में। ए हाई बैंक रेट विल एनकरेज द बैंक्स टू मेंटेन हाई रिजर्व्स या लो रिजर्व। रिजर्व्स क्या होते हैं, इन दोनों को जोड़ के हाई रिजर्व। बात समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि अगर
हाई बैंक रेट है तो ये कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि मेरे पास कभी ये वाली सिचुएशन बचे। बात समझ आ रही है? लिखो इसको, आया हुआ है प्रीवियस ईयर, लिखना। ए हाई बैंक रेट, ए हाई बैंक रेट makes borrowing from RBI costly, makes borrowing from RBI costly, borrowing from RBI costly, and in turn मतलब उसके बदले, and in turn encourages the banks to maintain the banks to maintain high RDR। RDR क्या होता था? CRR प्लस SLR। बात समझ आ गई? टू मेंटेन हाई RDR क्या होता है? CRR प्लस SLR। RDR कुछ नहीं है, RDR इज रिजर्व, ठीक है? RDR इज रिजर्व। बात समझ आ रही है? ये लाइन समझ आई? बोलो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्रीवियस ईयर आई थी। अब एक सेक्शन है ताकि बैंक्स के बारे में थोड़ा पता चल जाए आपको, तो उनके बेसिक टर्म्स लिखना, हेडिंग डालना कॉमर्शियल बैंक्स। बैंकिंग वहाँ पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ पढ़ लो। कॉमर्शियल बैंक्स थोड़े से की पॉइंट्स हैं बस। लिखना, कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, commercial banks accept deposits from public, commercial banks accept deposits from public, ब्रैकेट में कैपिटल में लिखो लायबिलिटी, कैपिटल में लिखो ये लायबिलिटी है ना उनकी, लायबिलिटी। नेक्स्ट लाइन में कमर्शियल बैंक्स एक्सटेंड this money as loans, ब्रैकेट में लिखो क्या है ये? एसेट, एज लोन्स ब्रैकेट में एसेट, ब्रैकेट में एसेट। नेक्स्ट लोन, एक्सटेंड आगे देना, एक्सटेंड दिस मनी एज लोन्स ब्रैकेट में एसेट, ठीक है? लिखना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स इज कॉल्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स इज कॉल्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? आपने मान लो खाता खुलवाया तो जो आपकी सेविंग्स पे मिलेगा उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन दे रहा हूँ, लैंडिंग रेट या बोरोइंग रेट? बोरोइंग रेट इज नोन एज बोरोइंग रेट, बोरोइंग रेट। देखो बैंक ने जो नाम रखे हैं वो अपने हिसाब से रखे होंगे ना, जो आप डिपॉजिट दे रहे हो दैट बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम यू ना, तो वो हो गया बोरोइंग रेट, ठीक है? अगली लाइन में द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू, जिनको एक्सटेंड किए हैं लोन्स उसको कहते हैं लैंडिंग रेट। और मैंने आपको एक चीज़ समझानी है बस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन लोन्स इज नोन एज लैंडिंग रेट, ठीक है? अब पेपर में आता है बोरोइंग रेट होगा कुछ और लैंडिंग रेट होगा कुछ, कॉमन सेंस से बताओ क्या ज़्यादा होगा? क्यों? बैंक ने कमाना भी तो है ना, खुद सोचो, बैंक के पास आया 1000 करोड़ पे वो कुछ इंटरेस्ट देगा और आगे कितना दिया उसने? 800 करोड़। अगर 800 पे इंटरेस्ट कम दे दे उससे तो कमाएगा कैसे? उसने भी तो कुछ पैसे कमाने के लिए खोले ना, प्राइवेट प्लेयर खोलते हैं बैंक, तो लैंडिंग रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, यूजुअली। तो लैंडिंग रेट
माइनस बोरोइंग रेट, इस चीज़ को जो वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल ये है 10%, ये है कुछ भी 6%, ठीक है, इस चीज़ की जो वैल्यू आती है इसको कहते हैं स्प्रेड ऑफ बैंक। प्लीज़ ये बात याद रखना, ये अगर आप किसी ऐड देखो ना बैंक की, उधर कीवर्ड लिखा होता है स्प्रेड इज़ 4%, स्प्रेड इज़ 3%। क्या होता है स्प्रेड? लैंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट। और ये समझ आ रही लैंडिंग रेट क्यों ज़्यादा होगा? ठीक है, लिखना सीधे ये लिख लो, स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ बैंक, स्प्रेड, स्प्रेड का ले लो, क्लियर है? स्प्रेड इज सिंपली लैंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट। स्प्रेड क्यों बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट में तो फिर प्रिंसिपल भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ 4 नंबर आया ना, प्रिंसिपल से आएगा ना प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? बोलो, आ रही बात समझ? स्प्रेड कितना वो है, ठीक है। अब कॉमन सेंस से बताओ, देखना गलतियाँ कहाँ पे होती हैं। अगर आप एक डिपॉजिटर हो, ठीक है, क्या आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है, इनमें से क्या चीज़ कंसर्न करनी चाहिए? अगर आप एक डिपॉजिटर हो, लैंडिंग रेट, बोरोइंग रेट, स्प्रेड या ऑल? सोच के बताना। इफ़ यू आर ए डिपॉजिटर इन ए बैंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू यू? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, मतलब इनके नंबरिंग दे दो, 1 2 1 एंड 3, ये भी हो सकता है। बोलो, ठीक है। याद रखना स्प्रेड का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता, ध्यान से देखना, एक बैंक हो सकता है जिसका लैंडिंग रेट कितना हो 10, बोरोइंग रेट कितना हो 8। बात समझ आ रही है? और दूसरा बैंक हो सकता है जिसका क्या बोरोइंग रेट, मतलब क्या, मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी। पॉइंट ये है कि स्प्रेड और हमारे लिए प्राइम कंसर्न का अगर डिपॉजिटर हूँ, बोरोइंग रेट। बात समझ आ रही है? ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्रेड ज़्यादा हो कम हो, मेरे को स्प्रेड किसके काम का है? बैंक के काम का। उसको एंड में मुनाफा कितना होगा? मोर द स्प्रेड मोर द प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? हमारे लिए काम का क्या है? सिर्फ बोरोइंग रेट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, लिख लो ये लाइन, स्प्रेड इज measure of the profit of the banks. Spread is a measure of the profit of the banks. The profit of the banks. क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट लिखो, डिपॉजिट्स इन बैंक्स आर प्राइमरीली ऑफ 2 टाइप्स. In banks are primarily of 2 types. आर प्राइमरीली मतलब मेजर 2 टाइप के होते हैं. पहला डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट. फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट. इनका नाम डिमांड डिपॉजिट क्यों पड़ा है? क्योंकि बैंक हैज़ टू पे बैक दीज डिपॉजिट्स एज एंड व्हेन द कस्टमर डिमांड्स. और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है? कि वो डिमांड पे नहीं है, वो जब मैच्योर होगा तभी मिलेगा. अगर डिमांड पे ले सकते हो आप, लेकिन फिर वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो बोरोइंग रेट का प्रॉमिस हुआ था. बात समझ आ रही है? ठीक है, लिख लो. दीज आर नेम्ड सो बिकॉज, these are named such because, these are named such because, डिमांड डिपॉजिट के बाद these are named such because they need to be repaid, they need to be repaid as and when the depositor demands,
एज एंड व्हेन मतलब जब डिपॉजिटर डिमांड करे, एज एंड व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स। एग्जाम्पल लिखो, बताओ करंट अकाउंट ये होता है, एग्जाम्पल इसकी करंट अकाउंट सुना है ना, इसकी एग्जाम्पल है सेविंग्स अकाउंट, दोनों ठीक है। इनको कंबाइनली कहते हैं, ध्यान से देना, इन दोनों कहते हैं कासा, याद रखना, दोनों को मिला के कासा इज डिमांड डिपॉजिट। कासा क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। एग्जाम्पल देखो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट लिखो टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट लिखना, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज, named so because, time deposit, these are named so because they have a fixed time to maturity, a fixed time to maturity। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल बोलो, एफ डी फिक्स्ड टू मेच्योरिटी, मेच्योर। और बड़ी चीज़ें अभी करेंगे बैंकिंग में। 2019 के प्री का क्वेश्चन लिखो एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 2019 का प्री का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट ऑफ ए बैंक, इज नॉट एन एसेट ऑफ ए बैंक। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते हैं और ये गलत करके आते हैं। इज नॉट एन एसेट ऑफ द बैंक, पहला लिखो एडवांसेस ऑफर्ड बाय द बैंक, एडवांसेस ऑफर्ड बाय द बैंक। सेकेंड लिखो लोन्स एक्सटेंडेड बाय द बैंक, लोन्स एक्सटेंडेड बाय द बैंक। थर्ड लिखो इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बैंक, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बैंक, मेड बाय द बैंक, एक्सटेंडेड बाय द बैंक। लास्ट लिखो डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक। क्या आंसर है? डी। नॉट 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 लिखवाया ना मैंने, डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक। बोलो क्या आंसर है? डी। क्लियर है ना? फोर्थ, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, देखो लोन तो आपको पता है, एडवांस क्या होता है, कहीं लोन का ही फॉर्म। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि ना बैंक का जो प्रॉफिट होता है ना वो बैंक इन्वेस्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल SBI ने बड़ी जगह चीज़ें खरीदी हुई हैं, तो वो भी तो उसका लाइबिलिटी थोड़ी हुई, वो एसेट हो गया ना उसका। बात समझ आ रही है? जो प्रॉफिट आया बैंक का उससे, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक का है, कोटक महिंद्रा बैंक है ना कोटक महिंद्रा बैंक, इसने पैसा लगा दिया बड़ी जगह, लगाया हो ना पैसा बड़ी जगह, तो अब ये भी एक तरह का इसका जो इसने इन्वेस्टमेंट करी है वो इसका लाइबिलिटी थोड़ी होगी। लाइबिलिटी क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक की, जो जनता ने पैसा रखा है। 2019-20 का इनफैक्ट 20 का क्वेश्चन है, देख लो, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। इंपॉर्टेंट है, जितने तारे बनाने हैं बना लो इसको, इस टॉपिक को, वो यही करेंगे हम अगला, एक छोटा सा टॉपिक है पर रट लेना इसको। टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई लिखना, that money in any economy, the money in any economy, the money in any economy is classified into, the money in any economy is classified into various categories, categories for simplification,
फॉर सिंपली categories for simplification of understanding. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिखना. प्राइमरीली देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीरियसली. प्राइमरीली देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई. यहीं लिख लो पांचों का नाम. M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 हैं. हम एक एक करके पढ़ेंगे. M0, M1, हाँ, मनी की सप्लाई, टोटल मनी. बड़ी किस्म की है ना यार. एक तरह से ट्रेजरी बिल भी तो मनी ही है ना. कुछ है तो वही पेपर मनी एक तरह की. वो पूरी मनी सप्लाई मतलब पूरी जो मनी का सप्लाई है देश में, वो कितने टाइप्स का है, ठीक है, उसको सेग्रीगेट किया है. ठीक है, हेडिंग डालो M0. आराम से लिखेंगे, समझते चलना. M0 लिखना. नेक्स्ट फर्स्ट लाइन. M0 is also known as reserve money. M0 is also known as reserve money. Next, M0 consists of the following. पहला, करेंसी इन सर्कुलेशन. ठीक है. ये फर्स्ट, इसको नंबरिंग डालो 1. ठीक है, 1. सेकंड लिखो. डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद RBI. थर्ड लिखो, अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पक्का. अदर डिपॉजिट्स RBI का एक एग्जांपल लिख लो. फॉर एग्जांपल डैश डाल के लिखो. एग्जांपल IMF बॉन्ड. IMF पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. उसकी कोई बॉन्ड RBI के पास पड़ी होगी, वो भी इसमें आएगी. ठीक है, तो विजुअलाइज ऐसे करना. अब हम जैसे पढ़ते जाएंगे ना टाइप ऑफ मनी सप्लाई, हम ऊपर से देखो. एक चीज़ जो हर एक में जुड़ेगी वो है जनता के हाथ में कितना पैसा है. करेंसी विद पब्लिक, ये सब में जुड़ेगी. ठीक है, उसके बाद ये जो पहली मनी है जिसको रिजर्व मनी कहते हैं, इसमें क्या जुड़ा सबसे पहले, RBI के पास क्या क्या था. अब जब हम आहिस्ता आएंगे ना, मैं अभी बताता हूँ आपको होने क्या वाला है. M1 पे आएंगे ना, तो हम RBI से बैंकों पे आ जाएंगे, सब बैंकों पे. उस बैंक में सबसे पहले हम उनके करंट अकाउंट के डिपॉजिट लेंगे, फिर सेविंग्स के, फिर ऐसे करके जुड़ेंगे. तो दिमाग में ऐसे फ्लो करना कि रिजर्व मनी में RBI से शुरू होती. देखो करेंसी इन पब्लिक सब में जुड़ेगी. अब होगा क्या, इसमें 3 चीज़ें जुड़ गई. M1 में इसमें कुछ जुड़ेगा, M2 में इसमें कुछ जुड़ेगा, M3 में उसमें कुछ जुड़ेगा. जुड़ते जाएंगी चीज़ें. तो ये बढ़ते जा रही है. स्टार्टिंग में क्या है, इसको क्या कहते हैं, रिजर्व मनी. इसमें क्या क्या आता है, जनता के हाथ में कितना पैसा है वो तो आना ही है सब में. प्लस अभी मैंने बताया था कि जो CRR SLR है वो बैंक अपना हिस्से का RBI में जमा करते हैं. ठीक है, तो वो ये सेकंड, बैंक डिपॉजिट विद RBI. और तीसरा क्या है, अब IMF वगैरह से डीलिंग तो हमारा सेंट्रल बैंक ही करेगा ना, तो वो एक आधी बॉन्ड जो पड़ी होगी वो भी उसमें आएगी. अदर डिपॉजिट विद RBI. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, M0 इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड क्यों, सबसे हायर बैंक है ना वो कर रहा है. M0 इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी, कॉमा
दो तीन नाम है इसके, सारे लिख लो। मॉनिटरी बेस ऑफ कंट्री, हाई पावर्ड मनी इन्वर्टेड कॉमा में रखना, वो आएगा पेपर में, पर मैं बाकी भी लिखवा रहा हूँ। मॉनिटरी बेस ऑफ कंट्री, बेस ऑफ कंट्री कॉमा बेस मनी, कॉमा बेस मनी। बेस मनी, ठीक है। अब ये देखो, ये आप भूल लोगे, 100% है, ये आप भूलोगे। तो मतलब कुछ जैसे M0 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक काम करो, रफ में ना ऐसे एक डायग्राम बनाओ, इस पे लिखो RBI, ठीक है। यहाँ पे 2-3 जनता बनाओ, ये एक्सचेंज कर रहे हैं हैंड्स, ठीक है। दिस प्लस RBI प्लस यहाँ पे एक IMF का डॉलर का बिल बना लो, बस। ये अगर आप याद रख गए ना, तो दिस इस दी, ये तीनों चीज़ें क्या है, M0, बस। बात समझ आ गई? ठीक है, और ये एक आपने बोला कि M0 रिजर्व मनी, हाँ। सर्कुलेशन वाली जो करेंसी है वो कैसे है M0 नहीं, मतलब वो है M0 जो होगा रिजर्व मनी, हाँ, जो मनी सर्कुलेशन में है वो रिजर्व नाम है इसका, ये वैसे रिजर्व नहीं है, रिजर्व रेशो नहीं है। वो जो रिजर्व होता है उसका नाम रिजर्व रेशोज होता है, इसका नाम है रिजर्व मनी। इसका नाम रिजर्व मनी इसलिए है क्योंकि जो करेंसी सर्कुलेशन में है ना, वो भी बैक एंड पे कोई रिजर्व रखा होता है। ये रिजर्व उस रिजर्व से आ रहा है कि आपका स्टोर कितना है, वो रिजर्व किससे आ रहा था कि आपने इमरजेंसी के लिए कितना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आइडिया लो। M1 एंड M2, M1 एंड M2 ब्रैकेट में लिखो नैरो मनी, नैरो मनी। नैरो मनी, ठीक है। हो क्या रहा है अब नैरो मनी में, क्या होगा नैरो मनी में, क्या आएगा, एक एक करके करेंगे, पहले M1 पढ़ेंगे फिर M2। M1 में क्या होगा, वो तीन चीज़ें तो आएंगी, इसके बाद क्या करोगे आप, ये RBI है सबसे ऊपर, ठीक है। इसके बाद बैंक आएंगे, बैंक के सारे डिपॉजिट भी अब इस मनी में आएंगे। अभी तक इन तीनों में बैंक के डिपॉजिट नहीं आए ना, ठीक है। अब बैंक के सारे डिपॉजिट भी आएंगे, ठीक है। बैंक के सारे डिपॉजिट आएंगे, तो अब कौन से आएंगे M1 में, सबसे जो आसानी से, बैंक के डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। लिखो M1 and M2 are combinedly known as narrow money. नेक्स्ट लाइन में M1 इज इक्वल टू, सीधे लिखो M1 इज इक्वल टू, पूरा नहीं लिखो M1, मैथ में जैसे लिखते हैं ना M1 इज इक्वल टू, लिखो M1 इज इक्वल टू M0, M0 की सारी बातें हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, नेक्स्ट M2 इज इक्वल टू M1, या ऐसे M लिखो, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस
डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस ना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पैसा कंट्रोल करता है थोड़े सालों पहले तक, ठीक है। अगली लाइन में फिर से लिखो, लिखना M2 इज इक्वल टू, M2 इज इक्वल टू M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। बात समझ आ रही है? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, एक ही बात है ना? आ रही है बात समझ? पोस्ट ऑफिस मैं बताता हूँ। इधर देखो, देखो डिमांड M1 क्या है? M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद ये है। तो M2 क्या है? इस पूरी चीज़ में आपने क्या जोड़ दिया? प्लस, बेसिकली क्या? M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इसी चीज़ को आप ये भी तो लिख सकते हो, ये चीज़ क्या है? M1 प्लस, यही लिखवाया आपको, बस इसको रीड करना है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी ट्रिक सिखाऊंगा आपको होता क्या है, ठीक है? क्लियर है? पक्का लिखना। नैरो मनी, नैरो मनी is less liquid compared to हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। देखो हाई पावर्ड मनी में क्या था? करेंसी, ठीक है। करेंसी तो ज़्यादा लिक्विड है ना इससे, डिमांड डिपॉजिट से। दूसरा उसमें, बात समझ आ रही है? देखो इस M2 में और M1 में क्या, सॉरी M1 M2 नैरो मनी है ना, और M0 क्या? हाई पावर्ड मनी। उसमें एक चीज़ जुड़ गई है, ठीक है। क्या जुड़ गया? डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या लिखवाया मैंने? नैरो मनी इज लेस लिक्विड, ठीक है, बिल्कुल सही लिखवाया। क्योंकि जब आप डिमांड डिपॉजिट जोड़ते हो ना, तो वो एक फ्रिक्शन आ गई, बैंक उसी टाइम तो नहीं करेगा ना उसको लिक्विड में कन्वर्ट। एक आपने वो चीज़ जोड़ दी जो लिक्विडिटी कम कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो M3 M4 पे जाएंगे ना, तो इसमें टाइम डिपॉजिट जुड़ जाएंगे, तो वो और क्या हो जाता है? और कम लिक्विड हो जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, उसका आंसर होता है M0 ग्रेटर देन M1 ग्रेटर देन M2। बात समझ आ रही है? ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। क्यों? क्योंकि अभी M3 M4 पढ़ेंगे ना, उसमें क्या होगा? M1 में इसी में आगे टाइम डिपॉजिट भी जोड़ेंगे आप, तो वो कम लिक्विड हो गया, ठीक है। लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। ब्रैकेट में M3 एंड M4, M3 एंड M4, M3 एंड M4। लिखना M3 इज इक्वल टू, M3 इज इक्वल टू, देखो एक चीज समझो, M3 का M1 से रिलेशन है, M2 से नहीं। जैसे अभी तक क्या था? M2 M1 से आया ना, वैसे M3 भी M1 से। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। नेक्स्ट M4 इज इक्वल टू, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। सेम सा पैटर्न है ना। अब लिखो वो चीज़ें जो पेपर में आएंगी। लिखो फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी,
ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, देखो M0 ग्रेटर देन M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M, ठीक है, क्लियर है ना। देखो डिमांड डिपॉजिट में भी ना पोस्ट ऑफिस के कम लिक्विड होते हैं, बैंक के ज़्यादा होते हैं। पोस्ट ऑफिस अगर आप कभी गए हो आप, पोस्ट ऑफिस में बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो सेम अगर डिपॉजिट होगा ना टाइम FD अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कराई होगी बैंक में, बैंक वाली ज़्यादा लिक्विड होगी। बैंक क्योंकि ऑनलाइन आ गया उनका, बड़ी चीज़ें हैं, पोस्ट ऑफिस अभी भी वैसा ही चल रहा है, तो रिलेटिव लिक्विडिटी सेम चीज़ के लिए भी बैंक की ज़्यादा एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस, इसीलिए M1 ज़्यादा और M2 से। फ़र्क क्या, कुछ भी नहीं है, वहाँ वो बैंक के डिमांड डिपॉजिट है, यहाँ पोस्ट ऑफिस के हैं, बैंक वाले ज़्यादा लिक्विड होते हैं, ठीक है। M0 ग्रेटर देन M1 2 3 4। नेक्स्ट 2018 प्रीवियस ईयर लिखो, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मनी, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मनी, कंपोनेंट्स ऑफ मनी। लिखो फर्स्ट करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक। नेक्स्ट नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ M3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ M3। ऑप्शंस दूं, M3 आर 3 दिए ना मैंने, आर पार्ट्स ऑफ M3। M3 क्या होती है, ब्रॉड या नैरो, ब्रॉड, आर पार्ट्स ऑफ M3। पहले ऑप्शन लिखवा दूं, लिखो ए ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 2। बी ऑप्शन है 1 and 3, 1 and 3। सी ऑप्शन है 2 and 3, 2 and 3। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बोला था करेंसी विद पब्लिक तो हर एक में आती है, उसको क्यों नहीं गिन रहे, बोले ना ये बात, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक तो हर एक में आती है। देखो करेंसी विद पब्लिक है, हाँ, आपने क्या याद रखना है, M3 क्या होता था, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। दूसरा क्या था, डिमांड डिपॉजिट, वो M1 में आ गया डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और टाइम डिपॉजिट विद बैंक यहाँ से आ गया, यही थे ना 3 ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, पक्का। सेम क्वेश्चन पे अगला लिखो 2021 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक पेज से क्वेश्चन आता है, हर अल्टरनेट ईयर आता है। RBI इसी पे चला रहा है पूरा देश, इस कंसेप्ट पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं फिर से आपको रटवाऊंगा ये पूरा लिख के बोर्ड पे। अगला लिखो कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, क्वेश्चन ही है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, सोच के करना। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, मनी सप्लाई इन इंडिया। पहला करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स,
डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। तीसरा टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। चौथा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। लिख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर components ऑफ नैरो मनी M1? विच ऑफ द फॉलोइंग आर components ऑफ नैरो मनी M1? देखो M2 और M4 पोस्ट ऑफिस का था ना, पोस्ट ऑफिस रिडंडेंट चीज़ हो गई है पुरानी, है ना, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं M2 M4 का। आप 3 रट लो बस, क्या M0 M1 M3 खत्म। पोस्ट ऑफिस का बड़े रेयरली है चांस है कि क्वेश्चन आए। M2 M4 में आता था ना पोस्ट ऑफिस गया वहाँ, वो सेविंग्स के लिए कोई यूज़ नहीं करता, तो उसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा जो नहीं होता। M0 M1 M3 बस रट लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ, वो तो पेमेंट्स बैंक है, वो तो उसमें है, ठीक है। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी आया हो, IPPB। ये ऑप्शन है आपके सामने, लिखो ऑप्शन जल्दी। 2021 का है। ए ठीक, 1 to 4 आंसर है, वो छोटा आपसे बता रहा है आंसर। ए कैसे बोला आपने? अदर डिपॉजिट M0 में आता है। डी, एक मिनट रुक जाओ, करेंसी विद पब्लिक होगा 1 होगा। तो पहले देखो पेपर में कैसे करना होता है, ठीक है। पेपर में 1 हाँ सब में था, तो ये गया, ठीक है। अब दूसरा क्या, M1 है ना, डिमांड डिपॉजिट बैंक के होते हैं, 2 भी होगा, 2 तो ये भी गया, ठीक है। तीसरा क्या था, टाइम डिपॉजिट नहीं होते हैं, वो M3 में आते हैं, तो ये नहीं है, ये आंसर। अरे M3 में आते हैं टाइम डिपॉजिट, याद करो। M1 सोचो सोचो आराम से, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ दोबारा एक बार, लास्ट बार बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना। 1-2 नंबर मुफ्त के हैं ये। इक्वेटर पढ़ा आपने? इक्वेटर क्या कहते हैं इक्वेटर को हिंदी में? मध्यांतर रेखा, यही कहते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कैंसर को मकर रेखा। कर्क रेखा कैंसर को ही कहते हैं। कैप्रिकॉर्न को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है नीचे, मकर रेखा। देखो इधर प्लीज देख लो एक बार, लास्ट बार। M0 नाम क्या है इसका? हाई पावर्ड मनी, ठीक है। ये दूसरा नाम क्या है इसका? मॉनिटरी बेस। यार फाउंडेशन से स्टार्ट हो रही है ना चीज़ें। M0 क्या क्या आता है इसमें? करेंसी विद पब्लिक, क्लियर है? ये पब्लिक प्लस ये क्या है? जो RBI के पास बैंक्स ने रिजर्व रखे हैं, ठीक है, प्लस ये क्या है? जो अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI हैं। क्लियर है इतना? ये M0 है। अभी के लिए आपने M0 M1 M3 पे ध्यान देना है। M2 M4 पोस्ट ऑफिस है, उसका क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इसके बाद है M1। M1 क्या है? M0 पूरा, ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ये 3 तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्लियर है। और M3 M1 से आता है, क्या है? M1 प्लस, क्लियर है। ये बड़ा बड़ा लिख लो, फिर यहाँ पे छोटा सा M2 और M4 याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई इशू नहीं है। ये 3 नहीं भूलना चाहिए। करेंसी इन पब्लिक सब में आई, क्योंकि M1 बात समझ आ रही है, सब में आ गई ना। अगर वैसे लिखना है तो प्लीज़ वैसे लिख लो, ध्यान से देखो। M1 में क्या आएगा? करेंसी विद पब्लिक प्लस RBI जो बैंक से लेता है, प्लस ये IMF
प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट M1 में। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी और ये पूरी चीज़ क्या थी, M0। क्लियर है? इसमें क्या आएगा, M1, ठीक है। M1 क्या है, करेंसी विद पब्लिक प्लस RBI ने जो डिपॉजिट लिए बैंक से, प्लस जो RBI के अदर डिपॉजिट्स हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं, M1। यही था। M3 क्या था, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन कंपोनेंट का, फॉर्मूला क्या करना है कि कौन किस किस का हिस्सा है। प्लीज़ इसको बना लो एक बार अच्छे। M2 M4 ना यहाँ पे जगह छोड़ दो, कल को कभी रिवाइज करने को M2 M4 मैं श्योर हूँ कि वो नहीं पूछेंगे। पोस्ट ऑफिस अब रिडंडेंट हो गया है, पूछ भी लें तो कुछ इंपॉर्टेंट मुश्किल थोड़ी है। पोस्ट यहाँ पे क्या करना है आपने, डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस। तो डिपॉजिट्स होती है आरबीआई में, आरबीआई उसका इंटरेस्ट देता है या आप ही देते हैं? बैंक से पैसे लेता है, तो डिपॉजिट के जो लोन एक्सटेंड करता है उससे पैसे लेता है। जैसे सिंपल बैंक का, जैसे RBI का, बैंक का कस्टमर से, बैंक अपने कस्टमर से क्या करता है, जो पैसे जमा करा रहा है उससे इंटरेस्ट देगा, तो RBI के कस्टमर बैंक है तो सेम चीज़ करेगा। और साइड पे ना ऐसे बना लेना, ठीक है। इसका ये एरो क्या है, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। बात समझ आ रही है? बार बार मैं आपको सेम चीज़ लिखवा रहा हूँ इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ रही है, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। पढ़ लो, ये पढ़ लो, 2 नंबर मिलेंगे इसके। बाप फ़ोन चला रहे हो ना, किसकी यार, एक तो आपने इतना दुखी किया है ना। मुफ्त के 2 नंबर हैं भगवान की कसम, मुफ्त के बिल्कुल। ये पेज देखना है बस, ये जो आपके सामने लिखा है मुफ्त के 2 नंबर। आप बताओ, पूर्व मीमांसा का फाउंडर कौन था? शाहरुख खान? मतलब नहीं पता आपको? आप बताओ, आपका नाम क्या है, इनका नाम, आपका पूर्व मीमांसा का फाउंडर कौन था? आपको पता, किसी को पता है क्या होती है, ये किस टॉपिक का है? ये सबसे पहले क्या फिलॉसफी। शाबाश। पूर्व मीमांसा कहती क्या, कुछ भी बता दो पूर्व मीमांसा का। शाबाश, बिल्कुल सही है। पूरा वेद मानती है ना, तो रिचुअल्स वाला मात। अब फाउंडर कौन था? और वेद का एंड वाला पार्ट कौन मानता है? उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांता भी कहते हैं। उसके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। क्या कहती है पूर्व मीमांसा? सॉरी, फाउंडर कौन है? जैमिनी। न्याय का फाउंडर कौन है? अच्छा, योगा का कौन है? मोदी। न्याय का कौन है? हाँ हाँ पता है, पढ़ के तो मैं बता दूँ। वैशेषिका का कौन है? गौतम ऋषि थे उसके। आप नहीं बताना वैशेषिका का कौन है? ऋषि करेगा और कोई इन्फ्लुएंसर को नहीं करेगा। कौन था वैशेषिका का? मैंने सिखाया भी था वैशेषिका, पार्टिकल फिजिक्स, कन्नड़ बताया था, ऋषि कन्नड़। कौन सी फिलॉसफी 2 डुअलिटी में मानती है, पुरुष और प्रकृति वाली? एक गलत बात है, पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको ये कॉपी पढ़नी पड़ेगी, फिर आएगा इस कॉपी से ही। पर अगर ये कॉपी नहीं आती हो ना, फिर मेरे पे नहीं बोलना कि नहीं आया। सांख्य, कौन था सांख्य का फाउंडर? ऋषि कपिल थे। टोटल फिलॉसफीज कितनी है इंडिया में?
नंबर में 10। 6 उसकी है, ऑर्थोडॉक्स की 4। कुट चढ़ी है क्या आपको, मारा है कि मम्मी पापा ने क्या, फिर इतना कैसे पढ़ के आए हो? चलो वो जो अब बिना देख के बताना, लास्ट क्वेश्चन है, जो हिट्रोडॉक्स हैं उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म सबको पता है, 2 बच गए उनके नाम बता दो। 4 है ना उधर, तो 2 बच गए उनके नाम बता दो। चार्वक, एक तो आजीविका। आजीविका और चार्वक। आजीविका का फाउंडर बताओ आप। चार्वक का, मैंने चार्वक का तो ट्रिक भी बताई है आपको। चार्वक का इंजॉयमेंट होती है, मैंने बताया था गुड़गांव में मिड वीकेंड पे इंजॉयमेंट करते हैं, तो बृहस्पतिवार, बृहस्पति सिखाया था। और आजीविका का फाउंडर मुगालीपुत्र घोषा, सब बताया है, सभी आएगा पेपर में। एक कॉपी है यार, उसको लेके बैठो रट जाओ, सब है उसमें, प्रीवियस ईयर भी इनकॉर्पोरेटेड है, सब चीज़ है उसमें, पी जाओ उसको, हैं बार बार पढ़ के। हैं तमिल वाला रहने दो एक चैप्टर, अब उसके ये तमिल नाम थे बृहस्पति, तो उस एक चैप्टर को रहने दो। एक ही चैप्टर में आए थे ना तमिल नाम, नहीं 2-3 से तो पल्लवास वगैरह में भी थे, तो वो रहने दो। उसके उस क्या, तो उसकी ट्रिक नहीं है, ठीक है। बस एक टॉपिक लास्ट में लिख लो, इसके बाद हो गया। M2 M4 की ना स्पेस छोड़ देना, ताकि बाद में, पर ये 3 कभी नहीं बोलना, लिखना। लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ आरबीआई, लास्ट टॉपिक आज का, लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ आरबीआई। एसेट्स ऑफ आरबीआई, पहले लिखो लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई, लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। पहला, नोट्स इन सर्कुलेशन, नोट्स इन सर्कुलेशन लिखा होता है नोट पे, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, तो वो लायबल है ना आपको देने के लिए, तो लायबिलिटी हो गई। नोट्स इन सर्कुलेशन, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। दूसरा, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई। आरबीआई। तीसरा, बस 2 ही लिखो, 2 ही आएंगे पेपर में। नेक्स्ट लिखो एसेट्स ऑफ आरबीआई, एसेट्स ऑफ आरबीआई। एसेट्स ऑफ आरबीआई लिखो, एसेट्स ऑफ आरबीआई। पहला लिखो, लोन्स एक्सटेंडेड टू बैंक्स, समझ आ रही है ना, लोन्स एक्सटेंडेड टू बैंक्स, लोन्स एक्सटेंडेड टू बैंक्स। छुट्टी नहीं मारना बाई गॉड, अब अगर कल की क्लास में छुट्टी मार दी परसों कुछ समझ नहीं आएगा। लोन्स एक्सटेंडेड टू बैंक्स, ठीक, लोन्स एक्सटेंडेड टू बैंक्स, लोन्स एक्सटेंड। अब फ्राइडे का कोई इशू तो नहीं है आपको, बता दो फिर जो इन्होंने, मेरे को तो ये बताना था ना, उस दिन ये डिसाइड हुआ था ना, रोज 12:30 से 2:30 और उस दिन 2 से 4, ये डिसाइड हुआ था ना, तो इनको ये कन्वे नहीं किया आपने। आपका कितना लॉस होगा टाइम का, अगर कल भी 12:30 से 2:30 हो तो बोर होते हैं, आधी क्लास है वो तो, 1 घंटा 40 मिनट ही तो लेता हूँ मैं क्लास, इसमें कुछ समझ भी नहीं आता है, बस ऐसे ही है, इससे थोड़ी समझ आता है कुछ। चलो ठीक है, सब 1 बजे, 1:15 आ जाऊँ, कितने बजे आऊँ? अच्छा 1:20 बजे जाओगे, तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब फिर से ये बोलेंगे ऐसे 11 से 1 कर लो
कल, जैसा आपको ठीक लगे। फ्राइडे मेरा बाकी कोई कमिट, बस सिर्फ इधर एक क्लास होती है और कहीं कमिटमेंट नहीं होती, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। सुबह करना 9 से 11 तो कर लो, जब मर्जी आप बोलोगे। 11 से 1, ठीक है ना, 11 से 1, ठीक है। इनको बस ये बोल देना कि जो आपने स्ट्रिक्ट है वो स्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन एक फ्राइडे को, क्योंकि आपका इशू है ना, बस आप कर लेना बात, ठीक है, फ्राइडे को, ठीक है। और अगर 11 से 1 आ गए तो ग्रुप पे एक बार डाल देना। मैं कल किसी भी टाइम आ सकता हूँ फ्राइडे को, ठीक है। लिखो एसेट्स ऑफ आरबीआई, क्या था, लोन्स एक्सटेंडेड टू बैंक्स। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन, ये बाद में समझ आएगा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक लिखो, इससे नहीं आएगा, अब ये आएगा टॉपिक, एक लास्ट लिखो, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर समझना क्या होता है, ध्यान से देखना। ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक में पैसा आया कुछ, ठीक है। अब मनी कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इस बैंक ने रिजर्व रेशो कितनी रखी थी। मान लो इस बैंक ने रिजर्व रेशो रखी, रिजर्व रेशो याद है, CRR और SLR। इस बैंक ने रिजर्व रेशो रखी थी, लेट्स से CRR रखा था 40%, ठीक है, और SLR रखा था 50%। तो अब यानी ये आगे 10% ही दे पाएगा। तो आगे अगर 10% दे पाएगा तो मनी मल्टीप्लाई कैसे होती है मनी, कि बैंक में गई, ठीक है, बैंक से आगे बिजनेसमैन पे गई, बिजनेसमैन फिर आगे, तो अगर उसको रोकने वाली चीज़ें नहीं बैठी हैं तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगी। बात समझ, रोक कौन सकता है, यही रिजर्व डिपॉजिट्स, ठीक है। सीधी सी बात है, मनी मल्टीप्लायर एक चीज़ पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला भी होता है 100/CRR, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या याद रखना है, इफ़ रिजर्व रेशो इज मोर तो मनी विल फेस रुकाव, तो मल्टीप्लायर विल बी कम। समझ आ रही है बात, ठीक है। अगर रिजर्व रेशो ज़्यादा होगी, मान लो 20% है, तो मनी चाहती क्या थी, मनी मैं आऊँ और आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह लोन वगैरह में जाऊँ और देश की तरक्की करूँ, लेकिन आप आ रही थी मनी, CRR ज़्यादा था, CRR ज़्यादा था, तो ये क्या हो गया, कम हो गया मनी मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे रोक दिया उसको। और CRR अगर कम होगा, मतलब CRR कम होगा तो मनी आएगी और मनी जाएगी। क्लियर है, ठीक, लिखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाई द रेशो, the magnitude of money multiplier is determined by the ratio, money multiplier is determined by the ratio, is determined by the ratio, is determined by the ratio, ratio 100/CRR, 100/CRR, ठीक है। अगली लाइन में लिखो, ग्रेटर द CRR, ग्रेटर द CRR, ग्रेटर द CRR, लेसर इज द मनी मल्टीप्लायर, लेसर इज। CRR पता है क्या, एक तरह का पैसा चल रहा था, CRR एक स्पीड ब्रेकर है। बात समझ आ रही है, बोलो समझ आ रही है बात। CRR एक तरह का मनी के फ्लो का स्पीड ब्रेकर है। तो अगर CRR ज़्यादा कर दिया तो बैंक में आकर रुक जाएगी, अब वो एक्सटेंड नहीं होगा लोन को। अगर बैंक कल को CRR SBI कर दे 40%, तो जो पैसे खाते में हमने जमा कराए वो अंबानी कभी ले पाएगा लोन की फॉर्म में, कभी तरक्की हो पाएगी। तो मनी मल्टीप्लायर रुक गया, नाम से समझ आ रहा है मनी मल्टीप्लायर। तो CRR एक्ट्स एज ए सॉर्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर टू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। लिख लो ये लाइन, CRR एक्ट्स एज ए सॉर्ट ऑफ, CRR एक्ट्स एज ए सॉर्ट ऑफ, हाँ, ग्रेटर द CRR, लेसर इज द मनी मल्टीप्लायर। CRR acts as a sort of, CRR acts as a sort of speed breaker, speed breaker